नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लैंड माइंस की तरफ से है। वैसे माइंस कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन लैंड बेस्ड माइन नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक एंटी पर्सनल माइन होता है और दूसरा एंटी टैंक माइन होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ एंटी पर्सनल माइन के बारे में बात करने वाले हैं। अब आज तक जो भी एंटी पर्सनल माइन हुआ करते हैं, इनके काम करने के तरीके एकदम सिंपल होता है और एंटी टैंक माइन में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जिसमें जमीन पे दबे माइन के ऊपर अगर दबाव पड़ता है तो उसका फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है। और एंटी पर्सनल माइन के लिए वजन एक नॉर्मल ह्यूमन के वजन के आसपास होता है, जबकि एंटी टैंक माइन जब एक्टिवेट होता है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर टैंक जितना हैवी वजन होना चाहिए। और आमतौर पर जो माइन फील्ड होते हैं या जहाँ पर ऐसे माइन को बिछाया जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है जिसमें हमारे खुद के सोल्जर्स ही माइन के ऊपर पैर रख देते हैं या फिर कोई सिविलियन उसके ऊपर पैर रख देता है, जिस वजह से हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि वजन पड़ते ही माइन का जो फ्यूज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक आम माइन को ये पता भी नहीं होता है कि उसके ऊपर दोस्त ने पैर रखा है फिर दुश्मन ने पैर रखा है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी की एक मेजर राज प्रसाद ने एक ऐसी माइन को डेवलप किया जो कि माइंस की सेगमेंट एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि अभी मेजर राज प्रसाद की तरफ से एक ऐसी स्मार्ट माइन को डेवलप किया गया जिसमें एआई और ह्यूमन कंट्रोल को ऐड किया जा रहा है। और इस माइन के अंदर एआई की मदद से इसके ऊपर से गुजरने वाले इंसान या कोई भी जानवर को पहचाना जा सकता है। और अगर इसके ऊपर कोई इंसान गुजरता है तो इसमें मौजूद सेंसर्स और एआई एल्गोरिथम की मदद से ये भी पता चलने वाला है कि वो दुश्मन या फिर दोस्त है। और अगर माइन को लगेगा कि कोई दुश्मन है जो कि माइन फील्ड से होकर गुजर रहा है, तो वो एक बार ह्यूमन कंफर्म करने के लिए भी डाटा भेजने वाला है, जिसके बाद जब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि वहां पर जो मौजूद है वो दुश्मन है, तब जाके माइन का फ्यूज एक्टिवेट होने वाला है और इससे जो कोलेटरल डैमेज होता है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। अगला अपडेट सबमरीन की तरफ से, और जितने भी सबमरीन होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन हो जाए फिर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो जाए, वो सभी के सभी पानी के अंदर अपनी स्टेल्थ की वजह से जाने जाते हैं। और इनको पानी के अंदर चुपके से रहने के लिए और दुश्मन के घर के अंदर या करीब जाकर उस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब तक ये दुश्मन के एकदम करीब नहीं पहुंच जाता है, तब तक इसके बारे में दुश्मन को पता तक नहीं चलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ सबमरीन को भी डिटेक्ट करने का तरीका निकाल लिया गया था, जिसे सोनार टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जिस तरीके से हम एयर में रडार की मदद से दुश्मन की फाइटर जेट को या बाकी किसी भी एरियल व्हीकल को ट्रैक कर सकते और डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही पानी के अंदर सोनार की मदद से अंडर वाटर वेसल का पता लगाया जा सकता है। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक एंटी सोनार टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। और अभी पहली बार इस एंटी सोनार टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ की तरफ से स्वावलंब भारत सेमिनार 2023 में डिस्प्ले किया गया था। इसे डीआरडीओ की हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनको अभी हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। और इनको इंटीग्रेट करने के बाद जब भी दुश्मन की सोनार हमारी सबमरीन को डिटेक्ट करने लगेंगे, तो तब ये डिकॉय इस्तेमाल करके दुश्मन को धोखा दिया जा सकेगा, यानी कि दुश्मन की सोनार्स को भी हम रडार्स की तरह जैम कर पाएंगे। आसान भाषा में कहे तो अगर हमारे एक सबमरीन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है और दुश्मन को ये पता चल जाता है, तो वो आसानी से हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और टॉर्पेडो वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इस एंटी सोनार डिकॉय की मदद से हम दुश्मन की सोनार को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वहां पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल सबमरीन मौजूद हैं। या फिर अगर हमारी सबमरीन की एक्चुअल पोजीशन पॉइंट ए पर है, तो हम दुश्मन को ये समझने के लिए मजबूर कर देंगे कि हम पॉइंट ए पर नहीं बल्कि पॉइंट सी पर मौजूद है, जहां पर हम एक्चुअली मौजूद नहीं होंगे, जिससे दुश्मन कंफ्यूज होने वाला है और हमारे सबमरीन के ऊपर एक एक्यूरेट फायरिंग सोल्यूशन को निकाल पाने में असमर्थ होने वाला है, जिसका फायदा उठाकर हम दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं या फिर वहां से सेफली निकल भी सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की तरफ से। अभी तक व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के नाम से आप सभी टाटा की WHAP व्हीकल को जानते हैं, जिसे हमारी मिलिट्री में इंडक्ट करने का अभी शुरुआत किया जा चुका है। अब हालांकि इसको इनिशियली टाटा की WHAP व्हीकल कहा जा रहा था, लेकिन असल में इसको डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया था और इसमें टाटा को एक जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर की तरह रखा गया था। लेकिन अभी महिंद्रा ग्रुप की तरफ से भी डीआरडीओ के साथ मिलकर अपनी एक WHAP व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है। रिसेंटली सोशल मीडिया में इसकी कुछ वीडियोज वगैरह शेयर किया गया था, जिसमें महिंद्रा ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया और बनाया जा रहा है। WHAP व्हीकल की इंटरनल टेस्टिंग होने की बात सामने आई थी। ये भी एक 8x8 एम्फीबियस व्हीकल होने वाली है, जो कि
लैंड और वाटर दोनों में ऑपरेट कर सकता है और इसको ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के रोल के लिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिसे हम चाहे तो ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एम्बुलेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये कि जब पहले से ही DRDO टाटा के साथ मिलकर सेम कैटेगरी की एक व्हीकल को बना चुका है तो वापस सेम व्हीकल को महिंद्रा के साथ मिलकर बनाने की क्या ज़रूरत है। और अब इसकी टेस्टिंग में भी एडिशनल समय लगने वाला है, जबकि टाटा की WHV व्हीकल पहले से ही सभी टेस्ट को क्लियर कर चुका है और उसको अभी आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। तो बात यह कि शायद यहाँ पर DRDO सिंगल वेंडर सिचुएशन बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर DRDO इन व्हीकल की टेक्नोलॉजी को किसी एक कंपनी के साथ शेयर करती है तो हो सकता है वो मास प्रोडक्शन के टाइम पर इसकी प्राइस को कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेम टाइम पर यहाँ पे कंपटीशन होगा तो इसकी प्राइस को रेगुलेट किया जा सकेगा और हमको कम प्राइस पे इसको ऑफर किया जा सकेगा और एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में इनको आर्मी इंडक्ट किया जा सकेगा। अगला अपडेट आकाश NG मिसाइल की तरफ से है। वैसे रिसेंटली आकाश सर्फेस्टर मिसाइल सिस्टम को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है और हमें इसकी 1 से 2 नए एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने की बात सामने आई है। इसी बीच DRDO की तरफ से आकाश सिस्टम की फर्दर बेहतर वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है और आज DRDO की तरफ से बात बताया गया कि 12 तारीख को DRDO की तरफ से एक बार फिर से आकाश NG मिसाइल का एक और सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट को चांदीपुर में मौजूद हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से करीब 10:30 के आसपास कंडक्ट किया गया था। इसमें टारगेट के तौर पर एक हाई स्पीड एरियल व्हीकल को इस्तेमाल किया जा रहा था और उसे लो अल्टीट्यूड रीजन में आकाश सर्फेस्टर मिसाइल सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। अभी जिस आकाश NG मिसाइल की टेस्टिंग किया जा रहा है इसका रेंज करीब 70 किलोमीटर तक होने वाली है और इस टेस्ट को अभी DRDO की तरफ से पूरी तरीके से सफल बताया जा रहा है और अभी इसकी यूजर ट्रायल को भी शुरू करने की बात सामने आ रही है, जिसे डायरेक्टली अभी आर्मी की तरफ से कंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की AWACS के बारे में बात करने वाले हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के साइज के हिसाब से देखें तो हमको मिनिमम 12 से 18 AWACS की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास बस 5 ही AWACS मौजूद हैं, जिसमें से 3 हमारे फाल्कन AWACS और 2 हमारी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए इंडोजेनस नेत्र मार्क 1 AWACS हैं। अब अभी पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चुपके से एक और नेत्र मार्क 1 AWACS को सर्विस में शामिल किया जा चुका है। वैसे इनिशियली ये जो 3rd नंबर का नेत्र मार्क 1 AWACS था इसे DRDO की तरफ से बस एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके सबसे पहले टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन 2023 में इंडियन एयरफोर्स को DRDO की तरफ से 3rd नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि जो नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट अभी 2023 में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था, इसमें पुराने नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मुकाबले कुछ नए सिस्टम को भी ऐड किया गया। अब जैसे कि नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट की इनिशियली बस 2 ही यूनिट को सर्विस में शामिल करने के बाद नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसकी लगभग 6 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान बनाया गया है, जो कि A321 एयरक्राफ्ट को बेस करके बनाए जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी की वजह से अभी नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने से पहले ही नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली ERJ-145 एयरक्राफ्ट को बेस करके 6 एडिशनल AWACS को भी डेवलप करने के लिए कहा गया था, जिसको नेत्र MK1 एयरक्राफ्ट कहा जाएगा और उसी वजह से DRDO की तरफ से लगातार नेत्र मार्क 1 AWACS की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए डेवलपमेंट जारी रखा गया था। तो उस वजह से 2023 में जो नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया उसमें 2017 में और 2019 में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मुकाबले कुछ नए सिस्टम को ऐड किया गया था, जिसको अभी नेत्र MK1 एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।